हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति पांडे। तो अब आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, विभाजन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को असली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का भी ऐलान किया। उस दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हज़ार लोग भी मारे गए। मार्च 1947 तक यूपी में बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल दो हिस्सों में बांटने के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता। अब तो विभाजन होके ही रहेगा। बंगाल में भी भद्र लोग बंगाली हिंदुओं का जो तब का सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, वह मुसलमानों को स्थायी गुलाम की आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमज़ोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रहेगा। कानून व्यवस्था का नाश। अगर कोई रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, कोई देश टूट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का जो कानून है वो बिल्कुल टूट चुका होगा ना। अगर सारे कानून तोड़ दिए जाएंगे, अगर कानून एकदम सख्त होगा, जैसे आप क्या कोरिया में आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमें भारत में जैसे लोग कहते हैं ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि हमें यहाँ पे सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा है, तो कोरिया जो है जहाँ पे तानाशाह होता है वहाँ तो ऐसा कोई नहीं कह सकता, तो उठा के तो वो तो सीधे जला ही देते हैं लोगों को। तो बिल्कुल यही है कि रूल्स कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। इसी वजह से ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स हैं वो एकदम तानाशाही वाले होने चाहिए, बट थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए। आगे चलते। मार्च 1947 के तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह भी था कि शासन की संस्थाएं जो थीं वो बिखर चुकी थी। उसी समय बहावलपुर में तैनात पेंटरेल मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात में डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि वे हालात को आखिर कैसे संभालें। वे फैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में भी हिचकिचा रहे थे। महात्मा गांधी जी एक अकेली फौज। इस सारे उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिश आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के लिए अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पे था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, और इसलिए बंगाल के नियखली से बिहार के गांव और उसके बाद कलकत्ता दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़ी पट्टियों की यात्रा पे निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को न मारे, और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव-गांव पहुंचे। उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें
इस तरीके से वे अन्य स्थानों पे भी गए और लोगों को समझाने की कोशिश की। बंटवारे में औरतें। तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभव की पड़ताल कर रहे हैं। इसमें औरतों के बारे में, जैसे कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह बहुत सी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई मानते हुए उन्हें नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों में स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उन्हें इस बारे में सलाह तक नहीं ली गई थी। अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का उनके अधिकार को एक बार फिर से नज़रअंदाज किया गया और इसके मुताबिक लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया, जिसमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से, 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे में किस तरह उन्होंने अपनी इज्जत की रक्षा की होगी। प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथा है जिसमें उन्होंने कहा कि एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयां की। यहाँ उनका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमने जहाँ तक संभव है मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की है। इस बंटवारे में मतलब ये जो भीड़ थी वहाँ मनाकर एक मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली ज़िंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। वो एक दूसरे के साथ खुश थे। उनका एक बेटा भी हुआ, पर जल्द ही अपहृत औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जलंधर में पूछताछ की। उन्हें इसकी खबर मिल गई। परिवार के साथ वो कलकत्ता भाग निकला। कलकत्ता पहुंच तो गया। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत में स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपने ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। लेकिन पीछा करने वाली पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकेगी। उसने ये सोचा, वो एक गांव में भाग गया और फिर लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी गर्भवती थी और अब बच्चे को जन्म देने के नज़दीक ही थी। उस सिख ने अपने छोटे से बच्चे को अपनी माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि वो अपनी पत्नी से अलग नहीं होगा। उस गड्ढे में उसने अपने हाथों से पत्नी की जचगी कराई। अगले दिन उसने पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वो मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका क्योंकि वो डरता था। वैसे इस कहानी का आधा पार्ट अगर आप देखेंगे, जो भी लिखा है ये ट्रू स्टोरी है। ये एक मूवी आई थी ना, आई थिंक गदर की, क्या मुझे नाम शायद याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी ऐसा ही था। बट हाँ, उसका आधा पार्ट थोड़ा सा अलग है। जैसे इसमें वो औरत मर गई है और इवन उससे फिर से बच्चा होने वाला था, ये सब कुछ तो उसमें थोड़ा सा अलग था ना। तो इस तरीके से लोग मतलब चाहते थे कि इतनी ही जो अलगाव है वो ऐसे ही बने रहें और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम पे। मदद, मानवता, सद्भावना। हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है कि इतिहासकारों ने इस आशय की अगणित कहानियाँ उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सब एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे थे। बहुत से लोग थे जो अभी भी इंसानियत उनके अंदर थी और वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जैसे आपने सुना होगा कि जब यहाँ भी यूपी वाराणसी साइड में जब
बहुत ही वो आया, मतलब मुसलमान लोग राज्य करने आए थे, तो लोग अपने जो भगवान जी थे उन्हें वो अपने घर में छुपा लेते थे, अंडरग्राउंड में बना लिया, वहाँ पे छुपा लिया, फिर वो पूजा करते थे और अपने पड़ोसियों को भी पूजा करने देते थे। तो इस तरीके से ना यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि हर गली में मंदिर था पहले, अभी भी है, एक्चुअली अभी भी है, बट उस टाइम पे ना बहुत सारे मंदिर थे काशी में, मतलब आप कह सकते हैं लाखों में होगी इनकी संख्या। अभी भी आपको हर गली में, आप हर एक मोड़ पे देखेंगे एक छोटा सा मंदिर आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे। और अभी जब मतलब खोदा गया ज़मीन बनाने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा, तो मतलब कह सकते हैं कि हर थोड़ी दूर पे एक बड़ा सा शिवलिंग मिला, हर थोड़ी दूर पे, और हज़ारों शिवलिंग मतलब हो चुके हैं। तो इसीलिए सोचा गया है कि अब वहाँ शिवलिंग का एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा, क्योंकि इतने सारे शिवलिंग मिले हैं, अब हम उसे कहाँ रखेंगे ना। अब हम फिर से हर जगह नए मंदिर का निर्माण तो नहीं करवा सकते, हाँ, लेकिन एक अच्छा सा म्यूज़ियम बनवा सकते हैं जहाँ तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग हैं, और वो बहुत ही पुराने ज़माने के, जिससे पता चलता है कि जब हमला हुआ होगा तो लोगों ने रखा होगा, तो उस टाइम लोगों ने रखा होगा, तो कुछ लोगों ने हेल्प भी तो की होगी ना छुपाने में चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे के खिलाफ़ ही रहते थे, कुछ लोग एक दूसरे का हेल्प भी करते थे। तो ये चैप्टर यही ख़त्म हुआ, ये काल रेखा दी है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपके पास तो बुक होगा ही, तो अच्छा है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया, अब एक लास्ट चैप्टर बचा है जो हम 2 या 3 दिन में फिनिश कर देंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।